गणित के वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न गणित का बताने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है और आपका यह पार्ट 1 है। और आज से लगातार अब आपकी सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपकी दिक्कत जो हो रही है वह पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। उसके पहले यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वीडियो नहीं मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ फटाफट कीजिए, समय आपके पास काफ़ी कम है। अपने दोस्त का भी मदद आप ज़रूर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न हम सभी का है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक √3+1 एवं √3 - 1 है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है अगर बहुपद का शून्यक दिया गया हो तो आप सभी एक बात हमारा याद करके रखिएगा, जब भी बहुपद का शून्यक दिया गया हो और बहुपद पूछा जाए कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो उस समय आपको क्या करना होता है कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आपको निकालना होता है। और फिर एक छोटा सा सूत्र लगता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और उस सूत्र से हम लोग बना देते हैं। आइए देखते हैं, आपको एक एक स्टेप समझाते हैं। और यह पहले से बनाया गया है, पहले से ही हम आपको लिख लिए हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो समझाने में, क्योंकि अगर हम लिखते चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और हम समझ रहे हैं कि आपके पास समय काफ़ी कम है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग मूलों का योगफल निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान हम लोग का √3+1 दिया गया था और बीटा का मान √3 - 1 दिया गया था। जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो √3 और √3 जुट करके क्या आ जाएगा 2√3, क्योंकि √3 दो गो है। उसके बाद से प्लस एक 1 है और एक -1 है। तो +1 से -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा या घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग का क्या बच गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो योगफल है वह योगफल हम लोग का क्या आ गया 2√3 आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का जब मान निकालेंगे तो अल्फा का मान दिया गया था √3+1 इंटू √3 - 1 करेंगे बीटा का मान, यानी कि इन दोनों को आपस में हम लोग गुणा करेंगे। इनको गुणा करने के लिए हम एक छोटा सा सूत्र लगाएंगे। तो हम सभी का वह एक छोटा सा सूत्र होगा a+b इंटू a-b, और यह सूत्र आप पहले से जानते ही हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ रहता है सूत्र क्या होता है कि a² माइनस होता है b²। यह इसी पे दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे a² - b² पे बना देंगे। तो इसको क्या करेंगे a² यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, उसके बाद से क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, तो लिख लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं कि जब भी रूट को स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या होती है वो हम लोग का आ जाती है बाहर, यानी कि √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा हम सभी का 1। और 3 में से जब 1 को हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 2, कितना आ गया 2। तो अब हम लोग का क्या प्राप्त हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान 2√3 और अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त हुआ है 2। अब आसानी से हम सभी द्विघात बहुपद निकाल देंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है, वह सूत्र क्या होता है आप सभी को पता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और क्रैश कोर्स वाले वीडियो में भी हमने आपको पहले ही बता दिया है ये सारी चीज़ें कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे मान रख देना है। तो देखिए x² है तो x² को x² रहने देंगे, माइनस है तो माइनस का माइनस रख देंगे, और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाले थे अभी, तो कितना आया था 2√3 आया था, तो हमने 2√3 यहाँ पे रख दिया। उसके बाद से x कह रहा है तो x से हम लोग गुणा कर देंगे तो हो गया यहाँ पे x। उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमने निकाला था 2, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया +2। उसके बाद से इसे छोटे से हम सॉल्व करेंगे, या इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसे आइए एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। तो x² का x² हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कोष्टक को हटा देंगे, बस यही एक स्टेप करना है छोटी सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा 2√3x आप प्लस का 2 का 2 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद निकल करके आ जाएगा। और द्विघात बहुपद जो होता है वह क्या होता है, यही ना होता है कि ax² + bx + c के रूप का हो, तो यह ax² + bx + c के रूप का आ चुका है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मज़ा आने वाली है अब आपको, क्योंकि आपकी अब संपूर्ण तैयारी होने वाली है। मात्र 200 ही आपको हम प्रश्न बताएंगे, काफ़ी आसान और ईजी तरीके से
मैथ की, यानी कि सभी सब्जेक्ट का तो बता ही रहे हैं और मैथ का भी बताएंगे, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। अगर आप परीक्षा में बैठेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपसे हट के नहीं आएगा, मतलब जो हम बताएं उसी में से आएगा, उससे बाहर आ नहीं सकता है। तो आपको सब कुछ छोड़ करके बस 200 क्वेश्चन को याद कर लेना है, 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, और आपको बनाने को आता है तो भी आपको बढ़िया से समझना है, क्योंकि समझने का जब हम आपको कोई कोई बात बताएंगे ना तो अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको याद आ जाएगा, क्योंकि सुना हुआ चीज़ जो होता है ना काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना कर बताएं कि रैखिक समीकरण 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या फिर यह असंगत है। संगत कब होता है, असंगत कब होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले आपको क्रैश कोर्स वाली जो वीडियो चल रही थी उसमें ही आपको हमने बता दिया है। तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सारी वीडियो का लिंक जो है नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण हम लोग को दिया गया है उन समीकरण को हम लोग लिख लेंगे। जैसे हम लोग का समीकरण दिया गया है क्या चीज़, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। और जो पहला समीकरण होता है वह किस रूप का होता है, तो a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ रहता है कहीं पे भी तो वह a2x + b2y + c2 = 0 के रूप का होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a1 का मान आप देख रहे हैं, जो सबसे पहले है यहाँ पे देखिए x से पहले जो जुड़ा होगा वही आपका a1 का मान होगा। यहाँ y से पहले जुड़ा होगा वो आपका क्या होगा, तो b1 का मान होगा। और c1 का जो मान होगा ये आप देख पा रहे हैं, जो पहले होगा वही आपका c1 का मान होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो कह रहा है कि a1/a2, यानी कि यहाँ पे a1 का मान 2 है तो 2 और a2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 हमने लिख दिया, बराबर b1/b2। तो b1 का मान क्या है, -3 है तो -3। अब b2 का मान क्या है, -6 है तो -6 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे c1/, हम लोग को क्या रखना है, c2 रखना है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे c1/c2 रखेंगे तो c1 का मान यहाँ पे क्या होगा, -8 लिखा गया है। क्यों, क्योंकि ये देखिए बराबर के इस साइड दिया गया है। तो बराबर के जब हम लोग इस साइड बाएं साइड जब इसे हम करेंगे, दाहिने साइड दिया गया है तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखा गया, -8 लिखा गया है। ओके, चलिए, और यहाँ पे देखिए c2 का जो मान है यहाँ पे माइनस छूट गया है, माइनस लगा लीजिएगा, क्योंकि इसे भी हम लोग क्या करेंगे, बाएं तरफ भेजेंगे तो ये भी माइनस में चला आएगा, यानी कि ये भी माइनस में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब इस हम लोग यहाँ पे कंपेयर इसको करते हैं तो जब यहाँ पे हम कटाते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कटा करके यहाँ पे प्लस लिख दिया है। यहाँ पे तो सही किया, इस स्टेप में माइनस छूट गया, ठीक है, वो टाइप करते वक्त ऐसा होता है। तो 2/4 दिया गया है तो उसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे 1/2 आएगा, टाइप जो है गलती हुआ है। उसके बाद से माइनस माइनस कट जाएगा और 3/6 दिया गया है तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 तो आ गया, लेकिन 8/9 दिया गया है वह तो बराबर नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जब दो बराबर हो, है ना, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो और बराबर c1/c2 नहीं हो, है ना, अगर तीसरा बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, वह जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वह क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, क्या होता है, असंगत होता है। ये थोड़ी सी यहाँ पे टाइप में गलती हुआ है तो आपको हमने समझा दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से है, आपको कहाँ पे मिल जाएगी, इसका PDF नोट्स वगैरह हर चीज़ तो हमारे ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, ऐप का लिंक नीचे कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या DLS एजुकेशन लिखिएगा तो आपको मिल जाएगी। और हम यह ऐप से ही बना रहे हैं, है ना, यह ऐप में ही, और ऐप को ही ओपन करके हम बना रहे हैं, पहले से इसको लिख करके रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है, इससे द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्न कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो है योगफल वो 240 दिया गया है, और इसे हम लोग क्या करना है, इसका द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग को क्या कर देना है, इसे लिख देना है। तो द्विघात समीकरण में कैसे लिखा जाएगा आइए हम लोग जानते हैं। उसके पहले लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब को आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी और तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप सभी को तो पता है कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट का 200 सब्जेक्टिव और 300 ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन आपको एकदम याद करा देना है। आप लोगों को कैसे भी करके हमें, ये हम पे डिपेंड करता है, और इतने ही दिन में आपको अच्छी तैयारी करा देनी है। समझते ही आप ही कि 500 अगर क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा तो संपूर्ण आपको तैयारी हो जाएगी।
तो जितना जल्दी हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं इसे कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके बनाया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन की दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले तो हम लोग का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोग को मानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग मानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पहला x है और दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे, क्योंकि प्रश्न हम सभी क्या कह रहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वह 240 है, यानी कि x और x+1 का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। तो x और x+1 को हम लोग गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x में जब x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² और फिर x में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x, और 240 का 240 हम लोग तो लिख ही देंगे। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जब इस रूप में ये आ गया तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अब पक्षांतरित कर लेंगे। जो 240 दिया गया है, क्योंकि हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। तो देखिए x² तो x² प्लस x तो x, और 240 जो दिया गया है वह 240 को क्या कर लेंगे हम लोग, बाएं तरफ भेज देंगे 0 के। तो यह हो जाएगा x² प्लस x माइनस 200 x² प्लस x माइनस 240 बराबर 0, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न बस यही पूछा जा रहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल अगर 240 है तो इसे आप द्विघात समीकरण के रूप में लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। काफी आसान है, समझ गए कैसे बनता है यह। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मान लेना है कि दोनों क्रमागत संख्या x और x+1 है। प्रश्न अनुसार हम लोग चलेंगे तो x इंटू x+1, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कह रहा था, तो गुणा करके 240। अब बस इसे सॉल्व करेंगे, बन गया, आपको अभी हमने बताया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न आपका कौन है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मूल बिंदु से P 6, -6 की दूरी निकालिए। यहाँ पे आपको क्या करनी है, दूरी निकालनी है मूल बिंदु से। और आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाया जाता है, ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे तो यह सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न में जो लिखा गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो मूल बिंदु हम लोग सबसे पहले मानेंगे, मूल बिंदु से कह रहा है तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु हम लोग का 0,0 होता है। और पी का वैल्यू क्या दिया गया है, पी का मान क्या दिया गया है, तो 6, -6 दिया गया है। तो 6, -6 हमने लिख लिया, और इसकी दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा सूत्र होता है, तो d बराबर होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो मान, जो सबसे पहला वाला जो बिंदु रहता है, जो दो यह बिंदु है 0,0 और 6, -6, तो जो सबसे पहला वाला रहता है वो x1 और y1 का मान रहता है, और उसके बाद वाला जो मान रहता है वो x2 और y2 का मान रहता है। तो फॉर्मूला हम लोग सभी का क्या कह रहा है कि x2 - x1, यानी कि x2 का मान क्या है हमारा 6 है, तो 6 माइनस की 0 का स्क्वायर रूट लगा करके प्लस, अब क्या करेंगे y2 - y1, यानी y2 का मान माइनस का 6 है, तो -6 और -0 का स्क्वायर। और इसे अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 6 में से 0 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36। उसके बाद से फिर -6 दिया गया है और -0 करना है आपको, तो -6 बचेगा, और -6 को जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि अब रूट में यह 36 + 36 आ गया, और इसे जब हम लोग जोड़ेंगे 36 + 36 को तो यह हो जाएगा 72, और जब हम √72 को बाहर करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 6√2, और इसका हमेशा उत्तर मात्रक में आता है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, मात्रक लिख देंगे। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकाली जाती है तो किस सूत्र से निकालना है आपको, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से आपको निकालना है। कैसे निकालने हैं आप देख पा रहे हैं। चलिए, समझ में नहीं आ रहा है अगर एक बार में तो दोबारा भी आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और ये जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न है कि सिद्ध करेंगे, यानी कि प्रूव दैट 10³ - 1 बट्टे की 10 - 1 बराबर sec स्क्वायर प्लस का 10 होता है। ये आपको सिद्ध करके बतानी है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होता है, या तो आप बायां पक्ष ले सकते हैं या तो दायां पक्ष ले सकते हैं। किसी एक पक्ष को सॉल्व किया जाता है और दूसरा पक्ष आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम LHS लेंगे, और LHS लेंगे तो जो LHS में मान है वह चीज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है 10, यह देखिए स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, क्योंकि ये क्यूब वाला है ना। यहाँ पे टाइपिंग जो है वो गलती कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, 10³ थीटा - 1 बटे की 10 थीटा - का 1। अब इसे सॉल्व देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। जब यहाँ पे 10³ थीटा - का 1 है तो हम लोग इसे भी क्यू लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 में जब हम लोग क्यू कर देंगे, यानी कि 1 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा।
इसलिए हम लोग 1 का भी क्यूब कर देंगे। और आप सभी जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, तो वह सूत्र होता है क्या चीज कि a माइनस का बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। और इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग तोड़ देंगे, यहाँ पे तीनों का इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे, है ना। और इसी सूत्र पे ये दिया गया है, तो काफी आसान है। केवल यहाँ पे देखिए इस सूत्र को लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे कि a माइनस बी, यानी कि यहाँ हमने टेन जो थीटा है उसे हमने a माना और -1 जो है उसे हम लोग b माना, तो यहाँ पे कर देंगे टेन थीटा -1, क्योंकि ये कह रहा है कि a माइनस बी इसको बाहर करना है, तो बाहर हमने कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि a स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहा है ए बी, यानी कि 10 को गुना करना किसे, बी से, तो बी का मान क्या माने हैं, 1 माने हैं, तो हो जाएगा 10 गुने 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और नीचे जो है आपका मान है तो वही मान हम लोग रख देंगे। आगे देखिए क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से टेन थीटा माइनस वन से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में है। जब गुना में है तो बचेगा हम लोग क्या चीज़, तो 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर, और यहाँ पे जो हम लोग है यहाँ पे 1, इसको क्या किए हैं, 1 को 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर दिया गया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पे टेन थीटा है तो हमने टेन थीटा भी इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला पहले से पता है, कौन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को टेन थीटा हमने लिख दिया, तो ये आपका आरएचएस का मान क्या हो गया, आरएचएस का वैल्यू जो है आ गया। और यही आपसे पूछ रहा था कि आपको यही बताना है कि क्या चीज, टेन क्यूब थीटा माइनस 1 बटे की टेन थीटा माइनस 1 बराबर होता है क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, तो आपका आंसर जो है आसानी से निकल करके चला आया। ठीक है, चलिए ऐसा ही पूछा जाता है प्रश्न आपके परीक्षा में, और ऐसे ही बनाया जाता है। और देखिए ये जितने भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और ये तो काफी आसान है, ये तो बना ही लीजिएगा, पहले ही चैप्टर से है। कह रहा है कि 336 और 54 को यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एलोगरिथम द्वारा, एल्गोरिथम की विधि के द्वारा मसा निकालना है, यानी कि HCF आपको निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है आप सभी जानते ही हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन विधि में क्या होता है, पहले हम लोग A मानते हैं और उसके बाद से B मानते हैं। जो A होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा वाला होता है। तो 336 है, A का मान 336 हो जाएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है। ये शॉर्ट में थोड़ी सी बना दी गई है, इस चीज को लिख लीजिएगा। क्या चीज, पहले A बराबर लिख लीजिएगा 336, फिर B बराबर लिख लीजिएगा क्या चीज, 54, और ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि A बराबर BQ प्लस R, इसे लिख लीजिएगा। इसमें छोड़ दिया गया है, टाइप नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग चलेंगे, और इस प्रकार से बस इतना ही हम लोग लिख देंगे। कैसे, कह रहा है कि A बराबर BQ प्लस R, तो A का मान क्या माने थे 336, B का मान क्या माने हैं, तो यहाँ पे क्या चीज हम लोग 54 माने, तो 54 हमने लिख दिया। उसके बाद से कह रहा है कि Q, और उसके बाद से R, तो Q का मान आपको कहां से लेकर के आना है, भाग देना है आपको। कैसे, तो देखिए 54 में आप 336 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो इसलिए लिख देंगे 6, और उसके बाद से क्या चीज, इसके हर में क्या आएगा, 12 आएगा, तो हमने 12 यहाँ पे लिख दिया। फिर ये क्या होगा, यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक ये 0 ना आ जाए। ठीक है, ये काफी आसान है और शॉर्ट में ये आपको बता दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको अब क्या होगा, यहाँ पे अब A का जो मान होगा वह 54 हो जाएगा। ठीक, और B का जो मान आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो शेषफल आया था ना वो आपका B का मान हो जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा क्या चीज, 12। ठीक है, अब 12 जब आ जाएगा तब इसे हम लोग भाग देंगे, तो जब इसे हम लोग भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 चौका 48, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका भागफल जो है 4 आ गया, और इसके नीचे क्या शेषफल 6 आ गया, तो 6 आपका यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब भी यहाँ पे क्या हुआ है, 0 नहीं आया है, तो अब भी 0 नहीं आया है, तो फिर इसे एक बार और करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे A का वैल्यू हो जाएगा 12 और B का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे Q का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग 6 को 12 से भाग देंगे, मतलब 6 में 12 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 6 भागे 12, तो 6 दूनी 12, यानी कि कट जाएगा, आ जाएगा 0, यानी कि शेषफल आ गया 0। तो जब यह शेषफल जो है हम सभी का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो उसका HCF निकल के आएगा वह क्या निकल के आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से लिख देनी है, इसलिए यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिएगा HCF 336, 54 बराबर लिख दीजिएगा 6।
ठीक है, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या क्या आपको बात लिखना है, थोड़ी सी इसमें टाइप जो है वह छूट गया है। आपको क्या क्या लिखनी है, पहले लिखनी है ए बराबर कितना दिया गया है 336, तो 336 लिख देनी है कॉपी में। फिर बी बराबर 54, तो 54 लिख देनी है, यहाँ पे छूट गया है टाइप करते वक्त। उसके बाद से क्या लिखना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए का जो वैल्यू दिया गया कितना दिया गया है 336, तो 336 देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर बी, तो बी का वैल्यू 54 दिया गया, 54 हमने लिख दिया। अब क्यू और आर का जो वैल्यू होता है कहाँ से निकलता है, ध्यान दीजिए। क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे बी का वैल्यू दिया रहता है वो ए का वैल्यू दिया रहता है, इन दोनों में हम लोग भाग करते हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पे 54 में 336 से भाग दिया गया है, तो 54 को 6 से कटाया है तो 324 आया है। तो यानी कि जो हम लोग का 6 आएगा ना, वो हम लोग का आ जाएगा भागफल, यानी कि अब 54 गुणे 6 हो गया। और जो नीचे बचेगा शेष फल वो हम लोग क्या करेंगे, प्लस में जोड़ देंगे, यानी कि वही हमारा आर का मान होता है। ठीक, और जब तक ये क्रिया करते रहेंगे तब तक हमारा मान 0 ना आ जाए, यानी कि शेष फल 0 ना आ जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए का मान अब मानेंगे, तो ए का मान अब क्या होता है, अब ई वाला हो जाएगा 54 हो जाएगा, और बी वाला क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी, इसमें भी देखने तो 0 नहीं आ रहा है, फिर ए का मान अब 12 हो जाएगा, उसके बाद से ये बी का मान 6 आ जाएगा। और इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे, जो अभी आपको हमने बताया उसे हम लोग लिख देंगे। इसलिए HCF जो इसका निकल के आएगा वो क्या निकल के आया, तो 6 निकल के आया। लिख दीजिएगा कि HCF 336, 54 बराबर 6 उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी सी टाइप छूटा हुआ था। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दो घनों में प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर के क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। और देखिए इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और अक्सर यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे इसका जो है आयतन दे दिया गया, किसका, घन का आयतन दे दिया गया। तो देखिए काफी आसान तरीके से आप इसे बना दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घन की भुजा मानेंगे। तो हम लोग घन की भुजा यहाँ पे देखिए क्या मानेंगे, माना कि घन की एक भुजा बराबर a सेंटीमीटर। चूंकि हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है a क्यू, यानी कि आयतन, v हमारा बराबर हम लोग क्या कहते हैं, आयतन, यानी कि आयतन बराबर होता है घन की आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू, यानी कि a क्यू हो जाएगा। और घन की जो आयतन है यानी कि v का जो वैल्यू है पहले से दिया गया है, यानी कि 64, तो 64 बराबर हो जाएगा a क्यू। और a क्यू जो हो जाएगा तो a बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, a बराबर 3 रूट क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग रूट 2 में से बाहर करते थे, अब यहाँ पे 3 में से बाहर होगा। यानी कि 3 को जब तक संख्या नहीं आएगा तब तक हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इससे a का मान, तो a का वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे तब तो 64 होगा, क्योंकि 4 चौका 16 और 16 चौका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 64 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 वाले में से करना है, यानी कि 3 रूट वाला है ये। ठीक है, 2 रूट वाला जो होता था क्वेश्चन उसमें से 2 में से एक बार होता था, लेकिन ये 3 वाला है तो 3 गो में से एक हो रहा है। काफी आसान तरीके से, मतलब कि एकदम जो बच्चा वाला होता है ना उस विधि से आपको, मतलब उस भाषा को यूज करके हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो 3 गो में से निकलेगा बाहर, तो 3 गो में से निकलेगा तो 3 गो है ही, तो 3 गो में से क्या होगा 4, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलेंगे हम प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न हम सभी का कह रहा था कि दो घनों को मिलाकर के क्या बनाया गया, घनाभ बनाया गया। तो जब दो घनों को जोड़ करके घनाभ बनाया जाएगा तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए गलती से चौड़ाई लिख दिया है, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी लंबाई बढ़ेगी। तो हो जाएगा लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 4 + 4, क्योंकि उसकी एक भुजा थी 4 सेंटीमीटर, तो जब दो को जोड़ेंगे भुजा को तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अब हम लोग निकालेंगे इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक हम लोग को सूत्र याद करके रखना होता है। तो सूत्र क्या होता है कि 2 × LB + BH + LH सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई 2 × लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे क्या चीज, ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 को 2 ही रखेंगे, लंबाई यानी कि L से लंबाई, लेंथ, तो लेंथ जो है हमारा दी गया है कितना 8 सेंटीमीटर निकल के हम सभी का आया, 8 लिख दिए, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना है 4 ही होगा, क्योंकि उसकी चौड़ाई 4 ही रहेगी। चलिए उसके बाद से फिर b गुणे h, यानी कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई 4 है, फिर 4 गुणे 4 हो जाएगी। फिर लंबाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई कितनी थी आपकी 8 थी, और ऊंचाई कितनी थी तो 4 थी, तो 8 गुणे 4 हो जाएगी। यानी कि अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 8 चौके 32, फिर 4 4 16, मैंने 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और 8 चौके फिर से 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए फिर से यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर टाइप कर दिया सब में ना, यहाँ पे सेंटीमीटर ही होगा केवल, ऐसे ना गलती मत लिख दीजिएगा आप भी। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना, ऐसे लिखवा करके हम लिए हुए हैं पहले से टाइप कराए हुए, जिससे कि दिक्कत नहीं हो, लेकिन ये गलती टाइप कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको हम बता ही रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसे हम लोग
32 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और फिर 32 सेंटीमीटर आ गया। जब इसे हम सॉल्व किए तो इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 32 और 16 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम सभी हो जाएगा 80 और 80 में 2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 160 और इसका जो मान आता है किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अक्सर यह ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा बार मतलब पूछा दिया जाता है परीक्षा में आपको, तो याद करके रखिएगा इसको। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए हम सभी के जो प्रश्न है वह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है और यह ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछ दिया जाता है। हालांकि यह सब्जेक्टिव में पूछना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो ध्यान से देखिए। कह रहा है कि बगल के चित्र में, यानी कि एक चित्र दिया गया है जिसमें कह रहा है कि पी और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा कोण ए पी ओ बराबर 30 डिग्री है, तो कोण ए ओ बी का मान आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे ध्यान से चित्र को देख लीजिए और फिर आपको सॉल्व करा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र है और यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं हैं और कह रहा है कि जो इसका जो मान दिया गया है कोण ए पी ओ को, किसका, कोण ए पी और ओ का 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आप, तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कोण ए पी ओ बराबर 30 डिग्री, ए पी और ओ बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया गया है। तो जो भी दिया गया रहता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लिए, कुछ कर नहीं रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो दिया गया है चित्र को देख करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से देखिए ओ और ए लंब है किस पे, एपी पे, साध्य से। साध्य जो हम लोग होता है परिमेय से, ये क्या है, लंब है। तो जब ये लंब हो जाएगा तो यहाँ 90 डिग्री का मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया कोण ओ ए पी, यानी कि यहाँ पे कितना, ये इतना, जब लंब हो जाएगा तो कितना, लंब 90 डिग्री कहते हैं ना, तो लंब हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोगों को क्या चीज यहाँ पे जब देखेंगे, जब यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग का हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, तो कोण ए ओ पी, कोण ए ओ और पी, यानी कि यहाँ का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, तो यहाँ का वैल्यू जो हम लोग देख रहे हैं कि यह प्रकार क्या बन जाए, एक त्रिभुज बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, एक त्रिभुज बन जा रहा है। तो त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का फल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आप सभी जानते हैं। तो 180 डिग्री जब होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 30 है। त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योगफल होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। 180 डिग्री जब होता है तो 180 में से हम लोग घटाएंगे किसको, यहाँ का मान को और यहाँ का मान को जोड़ करके, क्योंकि यहाँ का मान जो 30 तो है पहले से दिया गया है, तो 30 गो और यहाँ पे जो है साध्य से यानी कि परिमेय से हम लोग देखा कि यहाँ पे जब ये लंब है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 30 गो और 90 गो कब हो जाएगा, तो कहेगा कि 30 गो 90 गो 120 गो हो जाएगा। तो 120 को हम लोग घटा देंगे 180 में से, तो जब 120 हम लोग घटा देंगे 180 में से तो बचेगा कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू होगा, यहाँ का वैल्यू आएगा। क्या का वैल्यू आएगा, यहाँ का वैल्यू होगा। कोण किसका आएगा, कोण ए ओ पी का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हम लोग का ये पूछ रहा था कि कोण ए, यहाँ पे ए, ध्यान से देखिए, ए ओ और किसका, बी का, यानी कि ये टोटल का वैल्यू पूछ रहा था। ये टोटल का वैल्यू जो होगा कितना होगा। तो जब इतना का वैल्यू निकल गया आपका क्या चीज, 60 डिग्री, तो इतना के वैल्यू क्योंकि ये समान है देख रहा है, तो जब ये 60 है तो 60 दूनी 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो यह ऐसे ही बनता है। कैसे बनता है, 120 डिग्री। ठीक है, समझ गए कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे जो मान दिया गया है कोण ए पी ओ का 30 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि ओ ए जो लंब है कितने है, ए पी पे है, तो जब ये लंब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जा रहा है तो इसमें देख रहे हैं कि ये वाला क्या है, एक त्रिभुज के रूप में बदल जा रहा है। तो त्रिभुज के रूप में जब ये बदल जा रहा है तो हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जब होता है तो इसका मान हमको पता है और इसका भी मान पता है, दो का मान है, तो तीसरी भुजा का मान क्या होगा, 180 में से जोड़ करके घटा देंगे। तो 180 में से जब जोड़ के घटाएंगे तो 120 घटेगा, 120 घटेगा तो 60 आ जाएगा। जब 60 हम सभी का मान आ गया किसका, इसका, तो पूछ रहा है ये टोटल का वैल्यू हम सभी का क्या होगा। तो टोटल का वैल्यू में क्या करेंगे, 2 से सिंपल इसमें गुणा कर देंगे या डबल कर देंगे उसको। तो जब डबल करेंगे उसको क्या हो जाएगा, तो 60 में 2 से गुणा 120 आ जाएगा। तो हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। लाइक कर दीजिए, जो भी लाइक नहीं किया चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मात्र आपको 200 ही प्रश्न कराने वाले हैं, जैसे आपको बता रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का। सब्जेक्टिव में तो पूर्ण रूप में तैयारी हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव की 300 प्लस तो है चल रही है और समाप्ति होने वाली है, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। सारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी वीडियो एक एक करके देखिए। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, कह रहा है कि ए का मान निकालिए यदि 1,2 और 3,4 के बीच की दूरी इकाई है। ठीक है, यहाँ पे 8 इकाई है, इसको ध्यान से देखिए, दूरी 8 होगा, 8 इकाई है।
यहाँ पे देखिए छूट गया है, यहाँ पे 8 इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा a का मान ज्ञात करना है। यदि 1,2 और 3,4 के बीच की दूरी कितनी है, 8 इकाई है। 8 यहाँ पे टाइप से छूट गया है, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। पहले a बराबर क्या दिया गया है कि a 1,2 यानी कि एक बिंदु दिया गया है 1,2 और दूसरा बिंदु दिया गया है 3,4। ठीक है, और इसके बीच की दूरी जैसा कि आपको हमने बताया कि 8 मात्रक दिया गया है या 8 इकाई। देखिए 8 मात्रक लिखे चाहे 8 इकाई लिखे, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी आपको निकालनी होती है, मतलब बीच की दूरी जो दी गई है तो आपको मान निकालना है किसका, a का। तो बीच की दूरी आपको निकालने के लिए एक फार्मूला आपको बताया थे अभी पहले ही कि d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इसी पे आपको बैठा देना है। d बराबर, तो दूरी तो पहले ही से ही पता है, यानी कि d का मान जो है हम लोग को पहले से पता है कितना है, 8 है। और उसके बाद से √x2 - x1 के इस पे बैठाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा क्या, √x2। तो x2 का मान क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि जो पहला बिंदु होता है उसमें x1 y1 का मान रहता है और जो दूसरा वाला बिंदु होता है में x2 y2 का मान होता है। तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद से क्या चीज, यहाँ पे देखिए, उसके बाद से x1, तो x1 का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 का मान 3 माइनस x1 का मान हो जाएगा 1 और उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 का मान कितना, 4 है। ठीक है, तो 4 और -2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लोग का क्या चीज, दूरी 8 दिया गया तो दूरी 8 हम लोग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे रूट है तो रूट लगे भी करेंगे। यहाँ पे है 3 - 1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 का स्क्वायर तो रखेंगे ही, क्योंकि 3 - 1 और यदि हम लोग नहीं रखते हैं, हटा देते हैं, तो फिर कैसे हटाएंगे, नहीं हट सकता है, क्योंकि ये एक जो है चर है और एक अचर है। तो चर और अचर दोनों आपस में कभी जुड़ नहीं सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक चर संख्या एक अचर संख्या है। चलिए, और इसमें 4 में से 2 तो बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इधर वाला जो रूट है इसको हटाते हैं, तो जब इधर वाले रूट को हटाएंगे यानी कि दाएं वाले रूट को हटाएंगे तो बाएं वाले पे यह स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ये ऐसे ही क्या हो गया, जब ऐसे ही हटाए हैं तो ये 8 पे स्क्वायर हो गया, यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया है। और जब ये रूट यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा 3 - a का स्क्वायर प्लस 4। इसे सॉल्व करने में काफ़ी बच्चे परेशानी होते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो बच्चे गलती कर देते हैं। सॉल्व करते करते समझ में नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करें, आकर के फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं, आपको यहीं से दिक्कत होती है। यहाँ पे रूट हटा दीजिए, तो रूट हटाइएगा तो आपको बायां पक्ष में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रूट को जो हटाएंगे तो। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाए 8 का स्क्वायर और फिर ये बच के कितना गया, 3 - a प्लस 4। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब 8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। और ये वाला जो 4 है, ये 4 को हम लोग पक्षांतरित कर दिए, तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 64 - 4 तो क्या हो गया, 60 हो गया। और 3 - a जो है, तो 3 - a का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे रख ही देंगे। चलिए अब आगे देखिए क्या करेंगे। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से जब देखिएगा तो यहाँ पे 60 बराबर 3 - a का स्क्वायर है। तो जब फिर हम लोग ये स्क्वायर, जब यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर लगा हुआ है ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको भगाएंगे तो ये इस पे रूट चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा, तो चढ़ जाएगा। तो ये 60 पे क्या होगा, रूट चल गया। तो जब रूट चल गया 60 पे, तो जब 60 पे हम सभी का रूट चला गया, हम लोग का वैल्यू किसका निकला, a का। तो a बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतरित कर देंगे। देखिए ध्यान से इसको समझिए, 60 है यहाँ पे, देखिए लिख के समझाते हैं। 60 बराबर 3 - a का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा नहीं तो दिक्कत होगी। उसके बाद से देखिए, जब तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 - a बराबर क्या हो जाएगा, रूट 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से समझिए, रूट 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, -a बराबर हो जाएगा रूट 60। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मत देखिए, यहाँ पे देखिए 60। अब इसको जब हम 3 को इस साइड किए हैं तो हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब इस वाले माइनस को जब हम लोग करेंगे पक्षांतरित तो इसमें हो जाएगा, अब दोनों में अब आ जाएगा। जब पक्षांतरित करेंगे तो ये जो मान होता है ना, जब पक्षांतरित माइनस वाला रहता है, ध्यान से समझिए, जब ये पक्षांतरित हम लोग करते हैं ना मान वाला, तो जो पहले रहता है वो बाद में चला जाता है और जो बाद में रहता है संख्या वो पहले आ जाता है। तो देखिए ये जो 3 है ना, बाद में ये आ जाएगा पहले, तो वही लिखा गया पहले 3। और उसके बाद से ये रूट में है तो रूट में प्लस और माइनस दोनों में आता है, इसलिए प्लस माइनस लिखा गया। क्योंकि रूट में आपको भी कभी भी मान निकालेगा तो प्लस और माइनस में ही मान आता है। क्योंकि अगर माइनस कहा जाएगा आपका 16 का, आपको कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, तो -16 है, 16 का स्क्वायर करिएगा तो 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो अभी तो बात वही है, इसीलिए यानी कि जो रूट वाला, ये बात आपको पढ़ाया गया होगा, काफ़ी दिनों पहले से ही पढ़ा दिया गया होगा कि रूट में जो भी जिसका भी मान होता है वह प्लस और माइनस में ही होता है। तो इसलिए प्लस और माइनस लिखा गया। और जब हम लोग माइनस यहाँ से हटा रहे हैं तो ये आपको बोले कि जो पहले वाला रहता है वो बाद में, बाद वाला पहले में, तो 3 हो जाएगा पहले या रूट हो जाएगा 60 बाद में। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है
3 प्लस माइनस रूट 60 बराबर ए या चाहे ए बराबर 3 प्लस माइनस रूट 60। कैसे समझ में आया? एक बार और देखिए, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी, वैसे हम समझ रहे हैं और यहीं पे आकर के अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। 60 बराबर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, ध्यान से समझिए। 60 बराबर 3 माइनस ए का स्क्वायर, तो 3 माइनस ए बराबर हो जाएगा रूट 60। तो ए बराबर हमारा होगा माइनस ए बराबर, ये 3 को पक्षांतर नहीं करेंगे क्योंकि माइनस ए तो रखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा रूट 60 माइनस का 3। तो ये वाला माइनस को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू हम लोग को केवल ए का मान निकालना था। तो जब इस वाले माइनस को हटाएंगे तो ये जो मान दिया गया वह बदल जाता है, यानी कि जो पहले वाला है बाद में, बाद वाला पहले लग जाते हैं, तो 3 वाला हो जाएगा इधर, यानी कि 3 और रूट 7 है उसका प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है, इसलिए कर देंगे हम लोग को प्लस माइनस रूट 60, तो हो जाएगा हम लोग का ए का वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो ऐसे आप सभी का ए का वैल्यू निकल के आएगा और अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन को बढ़िया से याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पे वही चीज को लिख दिया गया है। ओके, चलिए अब ये रहा काफी आसान प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न, और कोशिश करेंगे प्रतिदिन 10-20 क्वेश्चन बताते रहें जिससे कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला था, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। चलिए अब प्रत्येक दिन का वीडियो देखना है, नहीं तो दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है कि 2, 5, 7, 9, 10, 15 का माध्य निकालिए। तो माध्य निकालना काफी आसान होता है, ध्यान से देखिए, हमको पता है कि आपको आता है, लेकिन सीख लीजिए कैसे निकाला जाता है। जो दिया गया मान रहता है कैसे लिखा जाता है वो भी देखिए। दिया गया मान रहता है उसे लिख लेते हैं और लिखते हैं कि दिया गया मान बराबर जो भी है, यहाँ जैसे कि यहाँ पे 2, 5, 7, 9, 10 और 15 दिया गया, तो इसे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद से तो यहाँ पे माध्य है, माध्य बराबर हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि संख्याओं का कुल योग, यानी कि जो भी संख्या दिया गया वो सबको जोड़ दो, और कुल संख्या यानी कि जो संख्या होगा उससे भाग दे दो। कितना बढ़िया है जी, ये तो बहुत बढ़िया है। कितना है, जितना है उतना को जोड़ दो, बहुत अच्छा बात है कि नहीं ये बात है। सबको जोड़ दो, तो 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 15 सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ दो, और जो को संख्या है गिन लो कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 को संख्या, तो 6 से भाग दे दो। तो जब सबको जोड़ करके भाग दीजिएगा यहाँ पे, तो 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 15 बट्टे 6, तो हो जाएगा सबको जोड़ेगा तो हो जाएगा 48, और 48 बट्टे हो जाएगा 6, तो 48 बट्टे 6 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि एक्स का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़, माध्य बराबर हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है, तो आप लोग माध्य बराबर लिख दीजिएगा 8 आंसर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का बनता है, और यह 10 प्रश्न बताए हुए हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बाद से 10 के बाद से 11, 12, 13 इस प्रकार से आपका क्वेश्चन अब चलेगा। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा हुआ है। और जितना भी वीडियो आप नहीं देखे हैं सभी वीडियो एक एक करके देखिए, आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी की पूरी वीडियो देखिए और अपना तैयारी बेहतर कीजिए। कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, आप कमेंट करते रहिए।